नमस्कार दोस्तों, एम संतोषी एजुकेशन IAS PCS में आपका स्वागत है। सामने आप देख रहे हैं दृष्टि द विजन का टेस्ट सीरीज़ है। किसका है? उत्तर प्रदेश का है, GS का टेस्ट सीरीज़ है ये, ठीक है। और इसमें भारत का इतिहास और भारतीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। और ये आपका टेस्ट दूसरा है। टेस्ट दूसरा का ये दूसरा भाग है, ठीक है। टेस्ट दूसरा का ये दूसरा भाग है। इसका ये पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, आप चाहें तो जाके वीडियो में देख सकते हैं। और इस वीडियो में क्वेश्चन ही नहीं कराए जाएंगे, बल्कि जो क्वेश्चन के एक एक वर्ड हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा, उससे संबंधित और भी जो फैक्ट होते हैं उनको बताया जाएगा, ठीक है। तो पिछली वीडियो हमने कहाँ तक कर लिया था? पिछली वीडियो हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। कितने कर लिए थे? 30 क्वेश्चन तक कर लिए थे, है ना। तो आगे चलते हैं। 30 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, ठीक है। ये यहाँ तक कर लिया था हमने, ठीक है। कहाँ तक कर लिया था हमने? यहाँ तक कर लिया था 30 क्वेश्चन। जो ये वाला गुलाम वंश का जो क्वेश्चन था ये हमने कर लिया था ऑलरेडी। और इसके आगे आज हम आगे और करेंगे, जो ये बचा इसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो त्रिपक्षीय संघर्ष के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती होगी, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी अगर PDF चाहिए तो PDF के टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो यह मुख्यतः रणनीतिक नगर कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष था। जो त्रिपक्षीय संघर्ष है उसकी बात हो रही है, ठीक है। त्रिपक्षीय संघर्ष मुख्यतः किसके लिए था? ये कन्नौज पे शासन के लिए किया गया था क्या? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिपक्षीय संघर्ष प्रतिहार राष्ट्रकूट और पालों के मध्य हुआ था, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये वाला भी सही है बिल्कुल, ठीक है। तो आपका इसमें से सही कुल से दोनों ही सही हो जाएगा। C आंसर मार्क करेंगे। इंग्लिश वाले यहाँ देखते हैं, इट वॉज द प्राइमरली द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक सिटी ऑफ कन्नौज, ठीक है। द त्रिपटाइल स्ट्रगल वॉज अमोंग द प्रतिहारास राष्ट्रकूटा एंड पालास, ठीक है। बाकी यहाँ देख लेंगे। तो अगर बात करते हैं पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट, इनके मध्य ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। तीनों लोगों लड़ाई की, इसको मुख्य रूप से कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए था, ठीक है। तो इसलिए इसको त्रिपक्ष संघर्ष के नाम से जानते हैं। और यह संघर्ष एक अत्यधिक दीर्घकालिक था, जिसमें 3 राजवंशों की शक्तियाँ उसमें समाप्त हो गई। और इस संघर्ष में दुर्बलता और पतन का कारण बनता है ये। और इस शक्ति के पावर जो कि चोलों के और राजपूतों के जैसे क्षत्रिय जो क्षेत्र राजवंश थे उनके उदय का मार्ग खुलता है। और 10वीं शताब्दी में आए जो अरब यात्री थे, कौन? अल-मसूदी। कौन थे? अल-मसूदी थे, ठीक है। अल-मसूदी थे। उन्होंने प्रतिहारों के समृद्धि और सैन्य शक्ति का प्रभाव का उल्लेख किया है, ठीक है, जो कि संघर्ष काल में उनकी भूमिकाओं को भी दर्शाता है, ठीक है। तो ये कुछ छोटा सा इसका एक्सप्लेनेशन था। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ पहला पार्ट चला गया था और ये आपका दूसरा पार्ट है। इसमें हम लगभग 80 क्वेश्चन करेंगे, मतलब 80 क्वेश्चन नंबर तक करेंगे, ठीक है। और बाकी का नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होगा उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं चाहता तो इसे 1 घंटे में, 1 आवर में कंप्लीट कर देता, सब टिक मार्क करके। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उससे आपका एक ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो, जिससे कि आपको एग्जाम में अगर आए, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो वो भी आपको वहाँ पे टैकल करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसलिए टाइम लग रहा है, इसलिए 150 क्वेश्चन है, इनको हम 3 पार्ट में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में शासकों में से किसे मध्य युगीन काल के दौरान उत्तर भारत में तुर्की विजय को अस्थायित्व प्रदान करने वाला वास्तविक शक्तिकर्ता माना जाता है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं मध्य युग की, ठीक है, और उत्तर भारत में तुर्की विजय की बात करें तो क्या हुआ? जो तुर्क द्वारा भारत पर स्थापित प्रभुत्व करने वाले वास्तविक रूप से मजबूत करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। तो ऐसे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ और भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था द्वारा रखी गई जो नींव थी, उसके में क्या हुआ कि जो इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक स्थिर करने हेतु निर्णायक काफ़ी प्रयास किए। उसने क्या किया कि जो विद्रोह को काफ़ी सारे हुए उनको कुचला, मंगोलों के आक्रमण को विफल भी किया और दिल्ली को राजधानी घोषित कर दिया, ठीक है। दिल्ली को राजधानी घोषित करता है कौन? इल्तुतमिश, ठीक है। और उसके बाद उसने एक संगठन प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, जिसको वर्तमान में हम एकताधारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। युद्ध के क्षेत्र में भारतीय सेनाओं की तुलना में तुर्क सेनाएं अत्यधिक प्रभावशाली क्यों थी? ठीक है, युद्ध की अगर बात करें तो उसमें जो भारतीय सेना थी और जो तुर्क की सेनाएं थी, तो वो तुर्क वाली सेनाएं अधिक प्रभावशाली क्यों हुआ करती थी? ठीक है, उनके पास श्रेष्ठ धातु क्रम एवं बारूद था। उनकी जनजातीय संरचना और इक्तादारी प्रणाली संगठित और गतिशील सेवाओं के समर्थ बनाया करता था। वे प्रत्यक्ष युद्ध से बचते थे और मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाते थे। तो ये ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उनकी सेना का आकार छोटा था, बिल्कुल छोटा नहीं था। ठीक है, तो बचा हमारे पास ये। तो उनके पास श्रेष्ठ धातु क्रम के बारूद हुआ करती थी। तो क्या भारतीय सेनाओं के पास नहीं थी? उनके पास भी थी। तो ये नहीं होना चाहिए। उनकी जनजाति व्यवस्था एकतादारी प्रणाली संगठित और गतिशील सेनाओं का समर्थ बनाया था। ठीक है, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों। कैसे हो जाएगा कि जो तुर्क सेनाएं थी, क्या होता था, उनमें जो जनजातीय एकता थी वो काफ़ी अधिक थी। ठीक है, जैसे कि वर्तमान काल में जो आतंकवादी होते हैं तो वो काफ़ी एकता रखते हैं आपस में, भले जान चली जाए लेकिन आतंक फैलाना उनका मकसद होता है। ठीक है, तो इस तरह से ही जो तुर्की सेनाएं थी उनके पास भी एकता काफ़ी थी और वो डरते नहीं थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना डरती हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब बात आएगी तो भारतीय सेना भी कम नहीं है। ठीक है, वो भी जान के बलिदान दे सकती हैं, लेकिन उनमें ये उस समय की बात हो रही है, ये वर्तमान युग की बात नहीं हो रही है। ठीक है, ये उस समय की बात हो रही है। तो उस समय भी ऐसे ऐसे योद्धा हुए जो अपना जान न्यौछावर किए, सैनिक हुए। ठीक है, लेकिन जो कि ऊपर से उनके पास क्या थी, तो सेना के पास कि एकता प्रणाली थी। ठीक है, और साथ में जो खालिमा जो कि राजस्व उत्पन्न क्षेत्र होता है उसकी प्रणाली के कारण ये अत्यधिक प्रभावी थी, जो कि बड़ी सेनाओं को रखरखाव के सक्षम बनाती थी। ठीक है, और इस जो व्यवस्था थी, इसमें क्या जो अस्थायी सेना होती थी उनके निर्माण के लिए उनके दीर्घकालीन संचालन को संभव बनाया जाता था, और जो अश्वरोही या युद्ध या धनुर्विद्या विद्या में अधिक योग्य थे उनको रणनीतिक तौर पर बढ़त प्राप्त होती थी। वहीं अगर भारतीय की बात करें, उस समय की बात हो रही है, इस समय की बात नहीं हो रही, ध्यान रखेंगे। और वहीं भारतीय राज्य सीमा सामंती विखंडन से ग्रस्त हुआ करते थे जो भारतीय सेनाएं थी, और वहाँ स्थानीय सरदारों पर निर्भरता अधिक थी। ठीक है, जो समय की भारतीय सेनाएं थी वो सरदारों पर निर्भर ज़्यादा थी, और युद्ध के बाद वो तितर बितर हो जाते थे। मतलब जैसे कि एक गुट यहाँ पे है, एक गुट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये सरदार होते थे, उनके साथ में कुछ सेनाएं होती थी ऐसे। ठीक है, कुछ सेनाएं होती थी इनके साथ, तो इस तरह से ये अलग अलग थे, इसलिए वहाँ पे चीज़ें सीधे से ही नहीं हो पाई। ठीक है, और इसी कारण से जो भारतीय सेनाएं थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होने का एक मुख्य कारण बना। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका इसमें सही माना जाएगा। आगे चलते हैं। कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, बलबन ने सिजादा और पेबोस जैसे दरबारी प्रथाओं की शुरुआत की थी। तो जी बिल्कुल की थी। उसका उद्देश्य सुल्तान की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता को बढ़ावा देना था। तो ये भी ऑप्शन में है और ये सही भी है। वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए कि ए आर दोनों सत्य हैं और आ की व्याख्या सही व्याख्या भी कर रहा है, ये आंसर होना चाहिए। अब बात करते हैं बलबन पे। ठीक है, तो क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के काल में सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में एक बलबन ही, जो कि सुल्तान को पूर्ण अधिकार और दिव्य स्थिति पर जोन देने के लिए सिजाद, पहले तो सिजाद का मतलब क्या होता है? ठीक है, सिजाद का मतलब होता है कि सुल्तान के सामने प्रणाम करना, सिजादा। ठीक है, सिजादा जो है। और पेबोस क्या होता था? पेबोस को जो पैर होते थे, सुल्तान के पैरों को चूमना। ठीक है, सीधा मतलब सुल्तान के प्रणाम करना, और पेबोस मतलब पैरों को चूमना। तो ये प्रथा उन्होंने शुरू की थी। ठीक है, इन सारी प्रथाओं की शुरुआत इसी को आता है, किसको आता है? बलबन को। और यह प्रथा पारंपरिक रूप से फारसी थी। ठीक है, इसका उद्देश्य सुल्तान को ईश्वर दत्त प्रतिनिधित्व के रूप में सम्मान देना था, और सामंत और दरबारियों पर उनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो सके, इसलिए ऐसा किया जाता था। और रही बात उसका उद्देश्य सुल्तान को प्रतिष्ठा, हाँ बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा व्याख्या करने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये कुछ छोटी मोटी व्याख्या थी, बाकी अधिक चलते हैं आगे। पानीपत के प्रथम युद्ध को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण क्यों माना जाता था? पानीपत के युद्ध को क्यों महत्वपूर्ण माना गया? इसने उत्तरी भारत में ब्रिटिश प्रभाव के अंत को चिन्हित किया। इसने अस्थायी रूप से पूरे भारत में बाबर का नियंत्रण स्थापित कर दिया।
इसने लोधी शक्ति का अंत कर बाबर के लिए भारत में द्वारा मतलब रास्ते खोल दिए। इसने बाबर द्वारा पूरे दक्कन को तत्काल कब्जे से नेतृत्व किया। ठीक है, अगर बात करते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करें तो पहली बात तो इसका डेट जानना जरूरी है। डेट क्या थी? 1526। ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध होता है और इसमें जो इस इतिहास में सबसे ज़्यादा जो निर्णायक युद्धों में से ये एक रहा और इसमें लोधी वंश के अंत के साथ दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है और बाबर के लिए उत्तर भारत में मार्ग प्रशस्त किया जाता है, मतलब खोला जाता है। ठीक है, और इस जीत के बाद क्या होता है कि जो बाबर है वो दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा करता है और उसके बाद इब्राहिम लोधी द्वारा जो इकट्ठा किया गया था अपार खजाना, बहुत सारा खजाना इकट्ठा किया था, तक पहुंच उसने मिल जाती है और उससे वो आर्थिक कठिनाई भी समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो बाबर के लिए क्या था? उसने रास्ते खोल दिए थे। इसका मतलब आंसर आपका क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, रास्ता खोल दिया था, तो सी ऑप्शन को मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली बगल में थोड़ा काम हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है आपको आवाज़ आ रही हो। ठीक है, थोड़ा वर्क चल रहा है। एनीवे, आगे चलते हैं। जब हुमायूं ने आगरा राजगद्दी संभाली उस समय निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ करता था? जब बाबर राजगद्दी संभालता है, नहीं, जब हुमायूं ने आगरा, हुमायूं की बात हो रही है। ठीक है, हुमायूं जब आगरा की राजगद्दी संभालता है तो उस समय कौन सा क्षेत्र मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ करता था? काबुल, कंधार, बंदशखा। ठीक है, तो कौन कौन सा था? तीनों ही हुआ करता था। ठीक है, तीनों हुआ करता था। अब रही बात हुमायूं की, करते हैं थोड़ा। तो हुमायूं 23 वर्ष की आयु में 1530 में बाबर का उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, और उस समय बाबर अपने उत्तराधिकारी के रूप में आगरा की राजगद्दी पर संभाली। ठीक है, मुगल साम्राज्य के काबुल, कंधार उसमें शामिल हुआ करते थे जो पहले से ही शाही नियंत्रण में थे। ठीक है, और काबुल कंधार को हुमायूं के छोटे भाई कमरान को सौंपा गया था उस समय, लेकिन हुमायूं द्वारा सीधे शासित नहीं थे वो, फिर भी ये क्षेत्र मुगल क्षेत्र का हिस्सा तो थे ही। ठीक है, मुगल क्षेत्र का हिस्सा तो थे मानेंगे। लाहौर और सुल्तान में जो कमरान का उत्तरकालीन महत्वाकांक्षाओं के बावजूद भी जो हुमायूं था वो सभी 3 क्षेत्रों पर काबुल, कंधार और बदख्शां, ठीक है, साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और इस नियंत्रण पर यह सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण था कि जो मुगल के पास एक मजबूत पश्चिमी सीमा थी, भले ही आंतरिक प्रतिद्वंद्विता ने जल्द ही इस साम्राज्य को मिट्टी के ढेर में मिला दिया, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 1, 2 और 3 तीनों होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। मध्यकाल में चीन के साथ फिर से प्रारंभ हुए व्यापार के कारण बंगाल में कौन सा बंदरगाह समृद्ध था? चटगांव का, ताम्रलिप्ति का, कोलकाता का या फिर ढाका का? ठीक है, तो मध्यकालीन में चटगांव का बंदरगाह जो था वो काफ़ी समृद्ध बंदरगाह था। ठीक है, अब इस बंदरगाह की बात करते हैं। ठीक है, तो आरंभ के ये बंगाल के समुद्री व्यापार को अत्यधिक इसने प्रोत्साहन किया। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता है, मार्ग खुलते हैं और राजनयिक आदान प्रदान में सुधार होता है और बंगाल का जो समुद्री वाणिज्य के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरता है। बंदरगाहों में क्या होता है, जो चटगांव है वो अपने रणनीतिक तटीय स्थान और दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन से निकटता के कारण सबसे अधिक फला फूला, और जो चीनी वस्तुएं थीं उनका आयात हिंद महासागर के दुनिया के कुछ हिस्सों तक पहुंचाता था। ठीक है, और उसको पुनः निर्माण के लिए भी मंगाया जाता था, इसलिए वो प्रमुख केंद्र बन गया। और बंगाल के सामने की बढ़ती हुई चीनी मांग ने न केवल बंगाल की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी प्रमुख बंदरगाह के रूप में चटगांव की स्थिति सबसे हाई रही थी। ठीक है, राणा सांगा के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर का बताना है कुट करके। उन्होंने खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राजपूत संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो बिल्कुल किया था। ठीक है,
उन्होंने बाबर को लोदी के खिलाफ लड़ने के लिए भारत आमंत्रित भी किया था, तो ये भी बिल्कुल किया था। एक बड़ी सेना के बावजूद भी उन्हें बाबर से पराजय का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ही आपके एकदम राइट है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए। बाकी इसके थोड़ा बता देते हैं कि राणा सांगा के बारे में, ठीक है। तो क्या हुआ, मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा सांगा थे, ठीक है। और एक शक्तिशाली राजपूत के शासक में भी उनका नाम आज भी ले जाता है। और लोधी वंश के पतन के बाद क्या होता है कि उत्तर भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरते हैं। कौन उभरता है? राणा सांगा उभरते हैं, ठीक है। उन्होंने शुरू में क्या किया, जो बाबर को लोधी वंश को कमज़ोर करने के लिए उद्देश्य भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित भी किया था, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। इब्राहिम लोधी के पतन के बाद, ठीक है, इब्राहिम लोधी के पतन के बाद बाबर ने उत्तर भारत पर अपना पहला दावा शुरू कर दिया था। इसके कारण जो खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में, ठीक है। खानवा का युद्ध होता है 1527 में होता है। और इसमें क्या हुआ कि जो राणा सांगा ने बाबर के खिलाफ शक्तिशाली राजपूत संघ का नेतृत्व भी किया था। उन्होंने सारे राजपूत को एक किया और उनके साथ लड़ाई भी की थी। और इसी को एकत्र करने के बाद सबसे बड़ी सेना राणा सांगा के पास थी, लेकिन फिर भी उनको पराजय का सामना करना पड़ा था, ठीक है। संख्या के रूप में अगर देखा जाए तो जो राणा सांगा की सेना थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन उनकी रणनीति की विफल होने के कारण उनको हार का पराजय करना पड़ा था, ठीक है। आगे चलते हैं। सल्तनत काल के दौरान दीवान ई इंशा का प्राथमिक कार्य क्या था? साम्राज्य के राजस्व के खातों को बनाए रखना, सैन्य भर्ती की निगरानी करना, शाही पत्राचार का प्रारूप तैयार करना और संचार बनाए रखना, व्यापार एवं वाणिज्यिक विनिमय को विनियमित करना, ठीक है। दीवान ए इंशा की बात हो रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, दीवान ए इंशा का दिल्ली सल्तनत काल के दौरान शाही पत्राचार और एक प्रमुख विभाग हुआ करता था उस समय, ठीक है। और इस विभाग में क्या होता था कि संचार के आधिकारिक चैनल के रूप में कार्य किया जाता था। और जो प्रशासनिक दक्षता को बनाए रखने के लिए इसमें बहुत सारी भूमिकाएं निभाई गई, जैसे दाबीर को विचित्र अधिकारियों के रूप में रिपोर्टें मिलती थी या सुनिश्चित करते थे कि सुल्तान संपूर्ण साम्राज्य के मामलों में अवगत हैं, ठीक है। तो क्या था, शाही पत्राचार के रूप में तैयार करना। सी ऑप्शन होना चाहिए आपका। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा शुरू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? वंशानुगत अभिजात वर्ग प्रणाली की स्थापना करना, सैन्य प्रशासन का केंद्रीकरण करना और सेनाएं को बनाए रखना, मध्य एशिया के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना, एक नवीन प्रणाली लागू करना, ठीक है। मनसबदारी प्रथा की बात हो रही है, प्राथमिक उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो उद्देश्य तो इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन प्राथमिक उद्देश्य पूछा है, ठीक है। तो क्या था, मनसबदारी प्रथा में इसकी शुरुआत अकबर ने की थी, ठीक है। किसने की थी? अकबर ने की थी। कब की थी ये पूछा जा सकता है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। तो ये क्या था, 1571 ईस्वी में किया था, ठीक है। 1571 ईस्वी में किया था, अकबर ने किया था। मुगल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था हुआ करती थी यहाँ। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो सैन्य प्रशासन को केंद्रित करना और जो सम्राट की सेना है उसको अस्थायी एवं प्रभावी रूप से चलाना, ये इसका मेन उद्देश्य हुआ करता था, ठीक है। और यह प्रथा क्या था कि मध्य एशिया के मॉडल को प्रेरित थी, लेकिन भारतीय संदर्भ में अगर देखा जाए तो विशेष रूप से यह अनुकूल थी भी। और इस प्रथा के तहत क्या हुआ कि जो समान सैनिकों से ऊपर प्रत्येक अधिकारी को मनसबदार कहा जाने लगा। और इसमें एक मनसब पद का रैंक होता था, ठीक है। और उसमें वेतन और उसके द्वारा बनाए रखने वाले सेना की संख्या भी निर्धारित होती थी, ठीक है। तो मनसबदारी संबंधित किससे है? तो ये सैन्य प्रशासन के विकेंद्रीकरण से सेना बनाए रखना होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं। आपको लग रहा होगा कि अभी 20 मिनट होने वाले हैं और सिर्फ 10 क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन अगर इनके साथ और देखेंगे तो इसमें लगभग आपके 70+ जो जीएस के टॉपिक है वो कवर हो चुके हैं इतने क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखेंगे आप तो, ठीक है। तो ये मत देखिए, क्वेश्चन की संख्या मत देखिए। वो कहते नहीं है सांप नहीं देखना चाहिए, सांप का जहर देखना चाहिए। सांप चाहे इतना बड़ा हो या फिर इतना बड़ा हो, अगर इतना बड़ा होगा भी इसमें जहर नहीं है तो किसी काम का नहीं है। अगर इतना बड़ा भी है, अगर जहर इसमें है
तो ये बहुत ही काम का है। ठीक है, कुल मिला के सारांश ये है कि आप लोगों को अपने फैक्ट्स से क्लियर होना चाहिए, ना कि क्वेश्चन देखने चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपका इसी 10 क्वेश्चन में से 2-4 क्वेश्चन फंस सकता है, ये क्वेश्चन ना फंसे, लेकिन जो मैंने बताया है उसमें फंस सकता है। इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए। जब देखिए, जब मन हो देखने का तभी देखिए, ये नहीं कि आपने लगा लिया बस देख रहे टिक मार्क हो रहा है, ऐसा नहीं है। पूरा एक्सप्लेन किया आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस मंशा से मत आइए कि हम टिक मार्क करने के लिए चल रहे हैं वहाँ पे। इस मंशा से आइए कि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। क्या सीखना है? कॉन्सेप्ट सीखना है, ना कि हमें टिक मार्क करना है। ठीक है, आप लोग याद पड़ गई होगी टिक मार्क करने वाला, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आइए, पूरे मन से आइए। अब 1 हफ्ता बैठिए, बस ज़्यादा नहीं, 1 हफ्ता 7 दिन बैठिए, फिर देखिए, समझिए, फिर अगर ना आए तब आप बताइएगा कि हाँ सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ना देखिए कितने हुए हैं, उसके आंसर और एक्सप्लेनेशन को देखिए बस। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। मध्यकालीन भारत में जो रुपया नामक मानक चांदी के सिक्के की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? क्या क्या है? मध्यकालीन भारत में जो रुपया है वो मानक चांदी के सिक्के के रूप में शुरुआत किसने की थी? ठीक है, तो शेरशाह सूरी हैं, अकबर है, सलाउद्दीन खिलजी हैं, बलबन है। ठीक है, पहली बात तो मैं इसको आंसर को बताता हूँ, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन कर देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि रुपया के चांदी सिक्कों के चलन किसने किया? शेरशाह सूरी हैं, ये सूर्यवंश का संस्थापक था। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो अब पता हो जाएगा। शेरशाह सूरी क्या था? सूर्यवंश का संस्थापक था। उसने रुपया नामक चांदी के सिक्के की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। उसने क्या किया? 16वीं शताब्दी में, कब? 16वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में लगभग 178 ग्राम, यानी कि उस समय ग्राम कहते थे ग्राम। ठीक है, ग्राम 178 ग्राम, यानी कि अगर आज का 178 ग्राम मतलब आज का 11.5 ग्राम, ठीक है, होता है, वजन वाला एक सिक्का प्रचलन में लाया था। ठीक है, और यह क्या था? मुद्रा और सुधार उसके व्यापक प्रशासनिक और राजस्व प्रणाली का हिस्सा हुआ करते थे। और बाद में क्या हुआ कि जो मुगल और अंग्रेजों के बीच मुद्रा प्रणालियों में को भी प्रभावित किया जाने लगा, तो शेरशाह की मुद्रा प्रणाली में चांदी के रुपयों का अतिरिक्त सोने की मोहरों और तांबों के दाम भी शामिल कर लिए गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से विचार करना है। नेतृत्व करता है यहाँ पे है, और पानीपत का द्वितीय युद्ध के दौरान संबंध। ठीक है, पानीपत का दूसरी युद्ध के समय संबंध के साथ बैरम खां, हेमू और आदिल शाह। ठीक है, हेमू ये हुमायूं नहीं है, ध्यान रखेंगे। हेमू ये हुमायूं नहीं है, ये हेमू दूसरे हैं। कौन है? हेमचंद्र विक्रमादित्य को कहते थे। ठीक है, अगर पहली बात करते हैं बैरम खां। ठीक है, बैरम खां, पहले से बात तो आपको पानीपत का युद्ध पता होना चाहिए। मैंने ये बताया है ऊपर का हुआ था 1556 में होता है। ठीक है, मुगल सेना, अकबर की मुगल सेना और सूर साम्राज्य हेमू के बीच में है। ठीक है, यानी हेमू बोले हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, तो बैरम खां का संबंध किससे है? ठीक है, मुगल कमांडर इन चीफ हुआ करता था बैरम खां। ठीक है, हेमू सूर साम्राज्य के अधीन हिंदू सेनापति हुआ करता था, बिल्कुल सही है। आदिल शाह मुगल सेनाओं का सहयोगी। ठीक है, आदिल शाह मुगल सेनाओं का सहयोगी नहीं था। ठीक है, अगर आप पूछेंगे सहयोगी नहीं था तो क्या था? वो क्या था? हेमू को मुगल प्रभाव को चुनौती देने के लिए उत्तर भारत के जो अफगान शासक थे उनको बनाए रखने के लिए उसने नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो आदिल शाह मुगलों के सहयोग में नहीं था, बल्कि वो हेमू के सहयोग में था, है ना। तो यहाँ अगर हेमू होता तो चाहिए होता हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इसलिए ये गलत है। क्या बोला है? कौन सा सही सुमेल थे? तो हमारा ये सही है, ये सही है, ये गलत है। तो यानी कि 1 और 2 सही है, यहाँ पर 1 और 2 ऑप्शन में है। आगे चलते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और उसके बाद सही बताना है।
उसके शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य ने अपनी अधिकतम भौगोलिक सीमा तक पहुंच गया। उसके शासन में सिखों और सनातनियों द्वारा क्षेत्र विद्रोह किया गया था। औरंगजेब की बात हो रही है, तो ये दोनों ही उसके शासनकाल में हुआ था। अब थोड़ा जान लेते हैं औरंगजेब के बारे में, है ना। आप आए हैं इसलिए हैं, जानने के लिए आए हैं, टिक मार करने के तो आए नहीं हैं, ठीक है। जानने के लिए हैं तो जानकारी यहाँ मिलेगी। जो टिक मार करने वाले हैं वो दूर रहें, ठीक है। भले आपको बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन टिक मार से आपके एग्ज़ाम नहीं निकलेंगे। मैं वो कराता हूँ जिससे आपके एग्ज़ाम निकलें, ठीक है। तो औरंगजेब शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में सबसे बड़ी क्षेत्र सीमा तक पहुँच तो गया ही था, और उसके बाद दक्कन क्षेत्रों में क्या हुआ, लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में फैला था। और इससे क्या होता है, जो मुगल शासक हैं उसके अधीन साम्राज्य का अधिकतम भौगोलिक विस्तार हो जाता है ना। और उसके बाद जो विस्तार हुआ उसके एक कीमत पे हुआ कि जो औरंगजेब है उसके शासनकाल में अनेक क्षेत्र विद्रोह भी हुए। जैसे कौन कौन से विद्रोह हैं, सतनामी विद्रोह हुआ, जाट विद्रोह हुआ, सिख विद्रोह हुआ, अफगान विद्रोह हुआ, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह कौन हुआ, मराठों का विद्रोह हुआ, शिवाजी का विद्रोह हुआ, ठीक है, मराठों का विद्रोह हुआ। इससे क्या हुआ कि जो मुगल सत्ता है उसको गंभीर चुनौती पहुंची थी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, उसके शासन में सिख सनातनियों द्वारा क्षेत्र विद्रोह देखा गया था। तो सबसे बड़ा विद्रोह इसमें मराठों का था, इसमें नहीं दिया हुआ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारत में राजपूत राजवंशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। क्या नहीं है, नहीं है। मध्यकाल की बात हो रही है, ठीक है, मध्यकाल की बात हो रही है। तो सिसोदिया वंश चित्तौड़ से संबंधित था, ठीक है, चित्तौड़ से संबंध था। चित्तौड़ में कहाँ से, उदयपुर से, ठीक है, उदयपुर से। उसके बाद कछवा, ठीक है, कछवा, तो कछवा क्या दिया है, उदयपुर। जी नहीं, उदयपुर से नहीं था। कछवा राजपूतों की मूल राजधानी हुआ करती थी, तो कौन सी थी, आमेर थी, ठीक है। थोड़ा पेन चेंज कर देते हैं। आमेर थी, ठीक है, आमेर थी। और राजस्थान के जो जयपुर के निकट स्थित है ये, ठीक है। आमेर कहाँ है, राजस्थान के जयपुर के निकट, ठीक है, जयपुर। तो ये क्या पूछा, नहीं सुमेलित है। तो ऐसे आपका आंसर तो ये मिल गया, यही नहीं सुमेलित, यानी कि बी आपका आंसर होना चाहिए। आगे और देख लेते हैं। राठौर जोधपुर, ठीक है। तो राठौर वंश ने जोधपुर में शासन किया था, बिल्कुल किया था। चौहान अजमेर, ठीक है, चौहानों की राजधानी अजमेर हुआ करती थी। आगे चलते हैं। अकबर के अधीन मुख्य दीवान या दीवान एक कुल का मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार कौन था, सैन्य भर्ती प्रशिक्षण, शाही खजाने और खातों का पर्यवेक्षण, न्याय प्रशासन, या फिर खुफिया जासूसी, यानी कि इंटेलिजेंट, जो भी कहते हैं आजकल की डेट में, इंटेलिजेंट गैदरिंग। इंग्लिश में बोले तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में इंटेलिजेंट एपी नौकरी, जो भी है देख लीजिएगा, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए थोड़ा। हाँ, तो क्या था, दीवाने कुल, ठीक है। तो दीवाने कुल किससे संबंधित था, ये था शाही खजाने और उसके रक्षा करने से संबंधित था, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने वाला है नहीं। आगे चलते हैं। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था, उस्ताद जी था अहमद लाहौरी, मीरक मिर्जा गियास, या कासिम खान, ठीक है। तो पहली बात, इसमें क्या ऑप्शन दूसरा है, नहीं है, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, हुमायूं मकबरे का वास्तुकार कौन था,
तो वो था आपका मीराक मिर्ज़ा गियास। ठीक है, मीराक मिर्ज़ा गियास। अब थोड़ा हुमायूं के बारे में अब आ ही गया क्वेश्चन, तो जान लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूरी भी है एग्जाम की दृष्टि से भी। ठीक है, तो हुमायूं का उसके बारे में तो बता दिया, कौन था, मीराक मिर्ज़ा गियास थे। ठीक है, और ये क्या थे, ये एक फ़ारसी वास्तुकार थे। कैसे थे, फ़ारसी वास्तुकार थे। अरे यार एक सेकंड, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं ना। लिख देता हूँ, आप जैसे जब इसको PDF में लेंगे तो आपको पता लगेगा, पढ़ने के लिए सही रहेगा। तो ये क्या था, फ़ारसी वास्तुकार था। ये फ़ारसी वास्तुकार था। ठीक है, उसके बाद इसने क्या डिज़ाइन तैयार किया, किसका तैयार किया, क्या मकबरे का डिज़ाइन किया था। ठीक है, और मकबरा इसका किसने इसको, मतलब क्या हुआ था कि जब हुमायूं एक्सपायर हो गया, और इसके मरने के पीछे भी एक रोचक कहानी है। ठीक है, पहली बात तो हुमायूं बाबर का बेटा था। ठीक है, इसकी मृत्यु कब होती है, तो 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब होती है, हुमायूं की मृत्यु कब होती है, 1556 में हो जाती है। ठीक है, और इसकी मृत्यु भी एक अजीब घटना है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, किताबों में ऐसा लिखा है कि जो लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ थीं ये उससे उतर रहा था। ठीक है, पहली बात तो ये क्या बैठा हुआ था। ठीक है, बैठा हुआ था, पहली बात ये बैठा हुआ था। कहाँ बैठा हुआ था, लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था। ठीक है, और ये लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतर रहा था, और हाथ में अजान थी, और मतलब बैठा हुआ था, अजान से सुनते हुए उठ खड़ा होता है। उसके बाद हाथ में इसकी किताब थी, और फिर ये हाँ धीरे धीरे ये सीढ़ी पर उतरने लगा। फिर वहाँ से क्या हुआ कि फिसल गया। तो फिसलने की वजह से, सीढ़ी से गिरने की वजह से इसके सर पे काफ़ी चोटें आई, और मतलब उस समय तो जीवित था, लेकिन इलाज वगैरह हुआ, फिर भी बच नहीं सका। ठीक है, तो ये इसके पीछे मृत्यु की कहानी थी। और हुमायूं किसका बेटा है, बाबर का बेटा है। ठीक है, बाबर का बेटा है, हुमायूं बाबर का बेटा है। और हाँ, अब आते हैं मीराक उल मिर्ज़ा गियास पे। ठीक है, तो इसको नियुक्त किसने किया था, मरने के बाद नियुक्त किया गया इसे। तो इसकी जो बेगम थी, उन बेगम का नाम क्या था, बेगा बेगम। क्या नाम था, बेगा बेगम, बेगा बेगम। ठीक है, बेगा बेगम नाम था, और उन्होंने इसको नियुक्त किया था, किसको, मीरक मिर्ज़ा गियास को नियुक्त किया था उसकी मकबरे बनाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद 16वीं शताब्दी धीरे धीरे जब आई, उसके बाद जो हुमायूं का मकबरा था उसको भारत के मुगल स्थापित कला का एक उदाहरण माना जाने लगा है। ठीक है, बाकी और इसमें तक कोई इम्पोर्टेंट था नहीं, जो था वो मैंने बता दिया। बाकी आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संत भक्ति की निर्गुण परंपरा से जुड़े हुए हैं, तुलसी, सूरदास, बिल्कुल नहीं। कबीर और नानक भक्ति परंपरा के निर्गुण परंपरा से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, कबीर और नानक, कबीर और नानक देव, नानक गुरु, गुरु नानक। ठीक है, यही जुड़े हुए हैं निर्गुण परंपरा से। रसखानी ये सब बहुत फालतू चीज़ें हैं। अभी ये सब आप हो सकता है जानते हो, जो नहीं जानते उनके थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि जो निर्गुण भक्ति है ये एक निराकार है चीज़ें हैं। इसमें क्या होता है कि ईश्वर के प्रति भक्ति को संदर्भित तो करता है, लेकिन क्या होता है इसमें कि ईश्वर को राम, गोविंद, हरि या रघुनाथ जैसे नामों से पुकारा जाता है, और इन नामों से क्या होता है कि मानव की जो रूप कल्पना है वो नहीं की जा सकती है। ठीक है, कबीर और गुरु नानक जैसे महान संतों ने जो निर्गुण परंपरा को प्रमुख प्रतिनिधित्व के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, अतिरिक्त भक्ति, समानता और ईश्वर के व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया था। ठीक है, मूर्ति पूजा का खंडन किया और बोले जहाँ भी मन हो, मतलब जहाँ आप मानते हैं वही भगवान है, मूर्ति पूजा से करने से कुछ नहीं होता। कबीर का एक दोहा ही फेमस है, कौन सा दोहा था वो, हाँ ऐसे बात ध्यान नहीं आ रहा इस समय। कबीर का दोहा था गुरु, हाँ, गुरु गोविंद दो दो खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद जो, ऐसे मतलब है दोहा, नहीं ये वाला नहीं है, चाकी पीस के खाए संसार, ऐसा कुछ दोहा है, इसमें याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, मतलब है अंदर लेकिन बाहर नहीं आ रहा, होता नहीं है।
तो ये वाला दोहा था इनका, ठीक है। ठीक है, तो कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या है, न्यूटन परंपरा के कबीर और नानक है। नेक्स्ट चलते हैं। औरंगजेब को वर्ष 1707 में मृत्यु के पश्चात दक्कन के रणनीति परिणाम क्या हुए? औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो वर्ष 1707 में मृत्यु के बाद दक्कन के क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुगल नियंत्रण और मजबूत हो जाता है। कैसे मजबूत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। मराठों ने पुनः स्वतंत्रता स्थापित कर ली और शीघ्र ही सफल हो गए। गोलाकुंडा की प्रमुख शक्ति बनकर उभरा बकवास बीजापुर प्रत्यक्ष रूप से मुगल प्रशासन से बना रहा। तो ये तीनों गलत हैं, बाकी ये वाला सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हुमायूं के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चित्र मुगल काल दरबार की शामिल हुआ था? बासवान और दासवान, मीर सैयद अली और अब्द अल समद, विचित्र और मंसूर, उस्ताद ईसा और मीर इमाद। ठीक है, तो कौन कौन से थे? वो थे मीर सैयद अली और अब्द उल समद थे। ठीक है, आगे चलते हैं। जहांगीर के शासनकाल के समय दौरान दक्कन के क्षेत्र में मुगलों के सत्ता की स्थिति क्या थी? उल्लेखनीय रूप से शक्ति दक्कन के शासकों के कारण कमजोर हुई, यथावत बनी रही, मलिक अंबर द्वारा समर्थित थी। ठीक है, तो कैसी थी? तो ये थी दक्कन के शासकों के कारण कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, क्या हुआ, जहांगीर के शासनकाल में जो दक्कन क्षेत्र था वो मुगल सम्राट का विस्तार नहीं हो पाया। इसके विपरीत क्या हुआ, जो दक्कन के शासक थे उन्होंने अपने अपने जो राज्य थे उसमें मुगल सत्ता को मजबूत कर लिया, मतलब कमज़ोर हो गए उस समय। और इस विरोध में एक प्रमुख कारण यह था कि जो मलिक अंबर हैं उनकी अत्यधिक महत्वाकांक्षा थी कि जो दक्कन का एक नेता और सैन्य रणनीतिकार उनको बनना था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, जो राजनीतिक चालें थी वो व्यक्तिगत और लक्ष्य दक्कन के राज्यों को एकजुट मोर्चे पर लाकर खड़ा कर दी। और उसके बाद जो मुगल साम्राज्य था उसमें एक महत्वपूर्ण चुनौती भी पेश कर दिया। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर होना चाहिए यहाँ पे, दक्कन के शासकों के कारण कमज़ोर हुई नहीं थी। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ बगल में काम कर रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पे वीडियो को रख करते हैं। बाकी हम जो नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में, उसका आपका जो भी क्वेश्चन बचा होगा, 100 क्वेश्चन जो भी बचा है वो पूरा कराने की कोशिश करूँगा, भले वो वीडियो 1 घंटे से प्लस चली जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पर शोर हो रहा है, अब पता नहीं मुझे तो सुनाई दे रहा, आप लोगों को दे रहा है वो मुझे नहीं पता, काफ़ी आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में अपना सजेशन देंगे, इससे क्या होगा कि थोड़ा आइडिया होगा कि आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, और अच्छा भी लगेगा कि आप लोग सुधार चाहते हैं। ठीक है, अगर अच्छा है तो फिर भी कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ अच्छी है, ख़राब है, जो भी है, जो भी आपका मन हो। और एक हाइप का भी ऑप्शन आता होगा तो हाइप भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।